सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। कल हम लोगों ने बात की थी मिट्टी के बारे में और मिट्टी के प्रकार के बारे में कि कितनी प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। फिर उस मिट्टी के गुण के बारे में हमने चर्चा की थी। वह मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है, उस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उस मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, भारत के किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसका हमने एक पिक्चर भी भेजी थी, एक चित्र भी भेजे थे, फोटो। तो उसको आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं समझ में नहीं आता है आप अभी वीडियो देखने के बाद पूछ लेना। आज हम लोग बात करेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। मृदा अपरदन और संरक्षण दो शब्द हैं, एक है आपका अपरदन और दूसरा है संरक्षण। अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के कटाव अर्थात मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन का सीधा मतलब ये होता है कि जो मिट्टी के ऊपर की उपजाऊ परत होती है, मिट्टी के ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है उस परत का कट जाना, बह जाना, नष्ट हो जाना, यही मृदा अपरदन कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है मिट्टी के कटाव की, बहाव की, ये कई प्रकार से होती है। पवनों के द्वारा भी होती है, जल के द्वारा होती है, मानव की क्रियाओं के द्वारा होती है। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जिनके कारण मिट्टी का कटाव एवं बहाव होता है। मिट्टी के कटाव एवं बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा संरक्षण की बात करें तो मृदा संरक्षण मतलब क्या है? संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का सीधा मतलब ये होता है कि जो भी संसाधन है हमारे पास, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका हमें कम से कम मात्रा में अधिक से अधिक उपयोग करना है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी ईश्वर के द्वारा संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं, चाहे वन संसाधन हो, चाहे मिट्टी संसाधन हो, चाहे जल संसाधन हो, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन ईश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, उन समस्त संसाधनों का हमें कम से कम मात्रा में उपयोग, कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग करना है। उनका कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग करके अधिकतम लाभ अर्जित करना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकें। तो प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत एवं योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना, न्याय संगत एवं योजनाबद्ध तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं एवं उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, यही होता है संरक्षण। इसी को हम कहते हैं संसाधन संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण करना, संसाधनों का संरक्षण कैसे हमें करना है? उनका हमें कम से कम मात्रा में अधिकतम उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करना है। कम से कम मात्रा में उपयोग करना है जो भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे जल हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो। यदि हम उसका अधिकतम उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वह इस धरती पर बहुत सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में होने के कारण उनका हमें कम से कम इस्तेमाल करते हुए, अधिकतम उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित करना है, यही है संरक्षण। तो आज हम बात करेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी के कटाव एवं उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के ऊपर की परत, जो उपजाऊ परत है, उसका नष्ट हो जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और इस मृदा अपरदन को संरक्षित करने के लिए, मृदा अपरदन के जो कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया है, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की जो प्रक्रिया है, उसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, उसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा
करते हैं। तो मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मिट्टी साथ साथ बनती है और उस मिट्टी का उसके साथ साथ ही अपरदन होता है, इसलिए दोनों में बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु जैसे जैसे मिट्टी बनती है, मिट्टी के बनने के साथ उसका अपरदन होता है। जब अपरदन हो जाता है तो फिर से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति आ जाती है, मिट्टी में उपजाऊपन आ जाता है। तो मृदा के बनने और उसके बिगड़ने की जो क्रियाएं हैं वह एक साथ चलती हैं। एक साथ चलने के कारण दोनों में संतुलन बना रहता है, लेकिन मानव की क्रियाओं के कारण, मानव के अत्यधिक लालच के कारण, मानव की क्रियाओं जैसे मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। अर्थात मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे वनों को समाप्त किया जा रहा है, अत्यधिक पशुचारण किया जा रहा है, निर्माण के लिए भवन बनाए जा रहे हैं, खनन किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही हैं इत्यादि के कारण, कुल मिलाकर मानव की क्रियाओं के कारण ये जो मृदा के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया का संतुलन था वह संतुलन बिगड़ रहा है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, कौन कौन से प्राकृतिक तत्व? एक तो मानव की क्रियाओं के कारण मृदा का अपरदन हो रहा है, दूसरा प्राकृतिक तत्व भी कुछ ऐसे हैं जो मृदा अपरदन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दो प्रकार के तत्व हो गए, एक मानवीय तत्व, दूसरा प्राकृतिक तत्व। एक मानव की क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। मानव की क्रियाएं कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है? मानव के द्वारा वनों को समाप्त किया जा रहा है, कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है, औद्योगिक बस्तियां बसाई जा रही हैं, औद्योगिक कारखाने लगाए जा रहे हैं, खनन कार्य किया जा रहा है, पशुओं के चराने के लिए भूमि का विस्तार किया जा रहा है, तो जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं जिनके कारण मृदा अपरदन होता है? जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। पवन के कारण अपरदन होता है, हिम नदी के द्वारा अपरदन होता है, जल के द्वारा अपरदन होता है। अच्छा, पवन के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, जल के द्वारा जो अपरदन होता है, एक अच्छा साथ की किताब हमारा भूमंडल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिलेगा, चित्र सहित पढ़ लेना आप लोग। बहता जल जो बहता हुआ जल होता है, मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक समतल भूमि है और इस समतल भूमि में जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण लंबे लंबे चौड़े चौड़े गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ये देखो गड्ढे बने हुए हैं, यही जो गड्ढे बने हुए हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई काफ़ी होती है कि इनमें आप आसानी से जुताई नहीं कर सकते हैं। तो यही जो लंबे चौड़े और गहरे जो गड्ढे होते हैं, इन्हीं लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे को अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। ये जो इसी को हम उत्खात भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जोतने के योग्य नहीं रहती है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। चंबल के बीहड़ क्षेत्र में आप जाएंगे तो इस तरह की जो भू आकृति है वो आपको देखने के लिए अत्यधिक मात्रा में मिलेगी। वहाँ आप जाएंगे तो इस प्रकार की भू आकृति मिलेगी, लंबे लंबे चौड़े चौड़े गहरे गहरे जो है ये गड्ढे दिखाई देंगे और इन गड्ढों में और नालिकाओं में खेती करना आसान नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार की जो भूमि होती है उसे उत्खात भूमि कहा जाता है और चंबल के बेसिन में इसी प्रकार की भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहा जाता है। चादर अपरदन क्या होता है? चादर अपरदन होता है कि जो हमारे मिट्टी के ऊपर की
मिट्टी के ऊपर की जो उपजाऊ परत है, जब वर्षा होती है तो ये उपजाऊ परत वर्षा के जल के साथ कट कर नीचे की ओर बह जाती है। अर्थात जो चादर के रूप में हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चादर के रूप में मिट्टी की उपजाऊ परत है, अत्यधिक वर्षा के कारण यह जो परत है यह कटकर पानी के साथ बह जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी के कटाव को ही चादर अपर्दन कहा जाता है। पवनों द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहलाता है, कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में आप देखते हैं जब अत्यधिक तीव्र गति से हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं के द्वारा जो मिट्टी के ऊपर की उपजाऊ परत होती है वह भी उड़ जाती है, उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है। तो उड़ जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही मृदा अपर्दन, पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से खेती भी मृदा अपर्दन होता है। यदि हम कृषि को गलत तरीके से खेती का कार्य करते हैं तो भी मृदा का अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं। कैसे कि जैसे ये ऊपर ढाल वाला क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है, तो आप ऐसे अगर जुताई करेंगे तो उससे वाहिकाएँ बन जाएंगी, ये इस प्रकार की नालियाँ बन जाएंगी और इन नालियों के माध्यम से आसानी से जो ऊपर की उपजाऊ परत है मिट्टी की वह नीचे की ओर बहकर आ जाती है। तो वही लिखा है कि गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। सपोज करो ऐसे ऐसे नालियाँ बन जाए, ऐसे एक नाली बन जाए, फिर ऐसे आप जब जुताई करेंगे तो जुताई करने के बाद नालियाँ बन जाती हैं और इन नालियों के माध्यम से वर्षा का पानी तेज़ी से नीचे की ओर आता है। और जब तेज़ी से नीचे की ओर आता है तो ये जो मिट्टी की ऊपरी परत है, उपजाऊ परत है, इसे वो अपने साथ बहाकर नीचे की ओर ले आती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। लिखा ढाल वाली भूमि पर, जो ढाल वाली भूमि है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, समोच्च का मतलब समान, उच्च, समान रेखाएं जो होती है, समान ऊंचाई पर पाई जाने वाली रेखाएं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, ढल के समानांतर उसी के समान, ढाल वाली भूमि पर समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। अर्थात जो समोच्च रेखाओं पर हम उसके समानांतर खेती करते हैं, उस प्रकार खेती न करके हमें एक सोपान बनाए जाने चाहिए और सोपान बनाने के बाद खेती की जानी चाहिए, जिससे जो है कृषि अपर्दन को नियंत्रित किया जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। मतलब ये पवन अपर्दन को रोकने के उपाय बता रहा है कि किस प्रकार से आप मिट्टी के अपर्दन को, मृदा अपर्दन को आप रोक सकते हैं। तो मध्य हिमालय में सोपान, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं, बीच बीच में। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों की कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत की टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह बताया गया है कि मिट्टी के अपर्दन को, अभी हम देखें कि मिट्टी का अपर्दन किस प्रकार से होता है और मिट्टी के अपर्दन को किस प्रकार से रोका जा सकता है।